शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसिः निर्वत्ताम्याशु शेषाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रज्ञस्त्वाय सुवीर्याय ओम अहिर्बुद्ध्नाय नमः। नमस्कार। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का ये वेद मंत्र है जो यजुर्वेद में लिखित है। और इस मंत्र का जो भावार्थ है वो है, आप नाम से ही शिव कल्याणकारी है। स्वयं धार युक्त शस्त्र आपके पिता है। हम आपको नमन करते हैं, हमें पीड़ित ना करें। हम आयु पोषक अन्नादि सुसंति ऐश्वर्य वृद्धि उत्तम प्रजा एवं श्रेष्ठ वीर्य लाभ के लिए विशिष्ट संदर्भ में प्रयास करते हैं। आज का जो गोचर है वो राहु का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जो प्रवेश होने वाला है उसके ऊपर है। और अभी हमने जो मंत्र पढ़ा है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का वेद मंत्र है, जिसको आप रोज 1 बार 11 बार पठन कर सकते हैं। इस नक्षत्र की जो रियल एसेंस है या इस नक्षत्र का जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए आप ये चीज जरूर कर सकते हैं। अब ये नक्षत्र जो है वो क्या है? उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र शनि से संचालित है, मतलब इसके जो ग्रह देवता है वो शनि है। ये नक्षत्र मीन राशि में पड़ता है और राहु इस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राहु अभी फिलहाल रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और वहां से निकलने के बाद में ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। राहु की गति जो है वो उल्टी है, पीछे है। ठीक है। तो इस नक्षत्र की एक बहुत बड़ी खासियत है। देखिए, इस नक्षत्र की एक खासियत यह है कि अहिर पुण्य जो है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो अहि अर्थात नाग और बुधना अर्थात संसार की नींव, जो वस्तुतः शेष नाग अथवा हजारों फनों वाले अनंत नाग को दर्शाता है। कुछ पुराणों के अनुसार यह सृष्टि इस अनंत नाग के सिर पर आश्रित है। इनको 11 रुद्रों में तीसरा स्थान प्राप्त है। यह भूमि की उर्वरता के देवता माने गए हैं। इनको विष्णु और शिव के समान विद्वान और करुणामय का स्थान प्राप्त है। इनकी विशिष्टता क्या है? इनकी विशिष्टता है कि जो घुमावदार सुरंगें होती है ना, वहां उनका वास होता है। जहां दबा धन है वहां पर भी इनका वास है। गुप्त कार्य जहां होते हैं, पराज्ञान जो होता है, रहस्यमयी जो भी चीजें होती हैं या जो भी जहां पे भी रहस्यमयी एसेंस आता है और जहां पे विध्वंस होता है वहां पे भी इस नक्षत्र का वास है या इस नक्षत्र की विशिष्टता देखी गई है। अब राहु इस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राहु राहु के पास 2 तत्व हैं, दैत्य तत्व भी है और दैव तत्व भी है। इसका अर्थ है कि जब हम अगर हम इसको एक तरह से समझे कि युगों की अगर बात करें तो जब पहला युग था तब लोग दैत्य और जो देव थे वो अलग अलग लोकों में वास करते थे। ठीक है, अलग अलग डायमेंशंस में थे। पर जब दूसरा लोक आया तो वो एक ही पृथ्वी पर आ गए, मतलब एक ही सृष्टि एक ही लोक में आ गए। जब तीसरा युग आया तो वो आसपास के, हमारे ही आसपास के परिवारजनों में कहिए या आसपास की जो लोग होते हैं उनके साथ में वो विचरण करने लगे एक साथ। परंतु जो कलयुग है ना, कलयुग में देव और दैत्य ये हम दोनों के एक साथ वास करते हैं। मतलब गुड और इविल जो हम कहते हैं कि दोनों ही आवाजें सुनाई आती हैं, दोनों ही आवाजें हमें प्रभावित करती हैं। इसलिए कलयुग जो है, यहाँ पर राहु का भी बहुत बड़ा राज्य है, क्योंकि राहु माया के कारक है। और माया जो है वो इंसान को याद दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सत्य नहीं है। और माया में इंसान इस तरह से गुरफटता है, इस तरह से लीन हो जाता है कि उसे अपने
ओरिजिनल एसेंस का या अपने मूल तत्व का ज्ञान ही नहीं रहता है। और वही ज्ञान जो है वो इस नक्षत्र से आ सकता है। इस नक्षत्र में जब राहु चलेंगे तो वो माया में और इस प्रकार के ज्ञान में भेद करना सिखाते हैं। ये नक्षत्र जो है ये 26वां नक्षत्र है, देखिए। और इसके बाद में अंतिम नक्षत्र तो रेवती है। राहु वैसे भी पीछे आ रहे हैं। नक्षत्र के जो देवता हैं हम उसके बारे में समझ चुके हैं, उनका मंत्र जान चुके हैं। इसका जो प्रतीक है वो जो अंत्येष्टि की जो शैया होती है उसके जो पिछले भाग के जो पैर होते हैं या पिछले जो दो पांव होते हैं जिसे उठा के जाया जाता है उसे वो दर्शाते हैं। दिशा कौन सी है? उत्तर है। इनका जो गोत्र है वो कुलह है। और वर्ण है क्षत्रिय। गण जो है वो नर है, मानव है। देखिए हम ये डिटेल्स क्यों समझ रहे हैं, मैं इसके ऊपर आगे आने वाली हूँ। अब प्रकृति कैसी है? स्थिर है। समान प्रकृति कौन सी है? सूर्य की है। और इनका जो पक्षी है वो कौन सा है? कोटान या उल्लू। उल्लू की एक प्रजाति है, ठीक है। परंतु अगर इनका गुण धर्म देखेंगे हम तो इसका गुण धर्म है तमस। तमस मतलब क्रोध और अज्ञान। तो विध्वंस जो मैंने बाद में लास्ट में एक शब्द कहा था, तो जिनकी भी पत्रिकाओं में राहु जो है वो अगर विध्वंसकारी है, जो राहु चंडाल के रूप में बैठे हुए हैं, ऐसी पर्टिकुलर स्थिति में बैठे हुए हैं पत्रिका में। अब ये मीन राशि आपकी पत्रिका में मान लीजिए व्यय स्थान में आ रही है या ये त्रिक भाव में मतलब 6, 8 और 12 में आ रही है, मान लीजिए अगर तीसरे स्थान में आ रही है, तो ये जो राहु है वो कौन से हो जाते हैं? ये एक प्रकार के चंडाल को दिखाते हैं, राइट। तीसरे भाग में आते हैं तो वो सौभाग्यवती स्त्री की छाया को दर्शाते हैं। पंचम भाव में आते हैं इस प्रकार के राहु, तो वो आ, किसी व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट आपने दिया है गत जन्म में, उसे दर्शाते हैं। छठवें भाव का राहु बहुत अच्छा माना गया है। वो शत्रुओं को पराजित कर सकता है। परंतु ये मीन राशि का राहु है। और मीन राशि का राहु कैसा है? रिवेंजफुल हो सकता है। मतलब इस नक्षत्र में अगर आपका आपका राहु है तो कहीं ना कुछ विध्वंसकारी भी हो सकता है। अष्टम भाव में जब ये राहु है तो वो क्या कर रहा है? इस नक्षत्र में प्रवेश होने के बाद में आपको वो गूढ़ विद्याओं का ज्ञान, परा ज्ञान या परा विद्या जो साधना होती है उससे संबंधित वो ज्ञान आपको देने की क्षमता रखता है, बशर्ते आपकी लगन कितनी है। और जब वो व्यय भाव में है तो वो आपको विदेश यात्रा के योग देता है, या आपको ये भी योग देता है कि आप अपने पितरों का कर्म जो है वो पूर्ण करने के लिए पितर आपको सपनों के द्वारा सपनों के द्वारा आपको कहीं ना कहीं क्लूज देंगे। और वो क्लूज डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद में वो कार्य पूरा पूर्ण होने के लिए आपको वो पितृ मदद कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि मीन राशि का जो ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का राहु का गोचर है, ये आपके जिस भी भाव में होने वाला है उसके अकॉर्डिंग उसके फल या उसके अकॉर्डिंग उसकी जो छटा है वो आपको प्राप्त होगी। क्योंकि हमने अहिर्बुद्धिया जो इनके देवता है, नक्षत्र जो है, नक्षत्र का हमने पंचांगीय जो डिटेल्स है वो समझी, परंतु उसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो वो प्रत्येक व्यक्ति के पत्रिका के अनुसार उसका डिटेलिंग या उसकी प्रचिति हम कहते हैं, प्रोजेक्शन आता है। अब इनकी जो विंशोत्तरी दशा स्वामी जो है वो कौन है? शनि है। राहु और शनि का जो योग है वो कौन सा है? मैंने 5 योगों के बारे में बताया था, जो जिसके बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है चंडाल योग जब बन रहा था उस वक्त। तो शनि राहु, शनि केतु, गुरु राहु, गुरु केतु और शनि और गुरु, जब भी ये ग्रह आपस में कंजंक्ट होते हैं या किसी भी प्रकार से जुड़ते हैं तो वो इस प्रकार के योगों का निर्माण करता है। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार का ऑलरेडी योग है और ये गोचर में इस प्रकार का योग एक्टिवेट हो रहा है, तो नक्षत्र रूप में जब ये एक्टिवेट होता है तो ये व्यक्ति को गूढ़ मतलब बहुत सटीक पिन पॉइंटेड गोचर का रिजल्ट देता है, उसमें सक्षम होता है। यही वो समय होता है जब हम नवांश में गति देखते हैं ना, अंश अंश के अनुसार जब देखते हैं कि भाई ये इवेंट होगा कब। तो इस प्रकार के गोचर जब गोचर नक्षत्र के ऊपर आते हैं, वो नक्षत्र उस पर्टिकुलर जो भी अंश में चल रहा है
उसके अनुसार वो अंश आपके नवांश कुंडली में अगर उसी सेम अंश पे चलेगा तो वो आपको रिजल्ट देगा, वो आपको उस घटना का क्रम देगा। अच्छा बुरा, इंटेंसिटी हाई लो, ये सारी चीजें पत्रिका को देखने के बाद में ही समझ में आ सकती है। अब देखिए दृष्टि जो है ना वो ऊर्ध्व है, क्योंकि अगर आप इनकी शक्ति देखेंगे, अहिर्बुध नक्षत्र की जो शक्ति है वो क्या है, अ, अगर हम इंग्लिश में समझें या इसे समझने की कोशिश करें तो वर्षोद्यमन शक्ति है इसकी, मतलब वर्षा, इट्स द बेसिस इसका क्या है, रेनिंग क्लाउड्स, और इसका बेसिस बिलो क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स, ऐसा बताया गया है। और इसकी शक्ति कहाँ है कि ये बारिश ला सकता है, और जब बारिश आती है तो दोनों ही चीजें हैं, अगर वो अतिशयोक्ति होती है तो विध्वंस आता है, परंतु अगर सही मात्रा में होगी तो फसलें बहुत अच्छी उगती हैं और धन धान्य की वर्षा होती है ना। जनरली कहा जाता है कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है। ये संपूरे समग्र यूनिवर्स के लिए अगर हम कहें, एंटायर वर्ल्ड के लिए कहें, तो इस प्रकार की शक्ति को भी दर्शाता है। इसलिए इसे ऑस्पिशियस भी कहा गया है, क्योंकि शेषनाग है ना, और शेषनाग किसकी किसके वाहन है, ये विष्णु जी के हैं, क्योंकि विष्णु जी इसी के ऊपर विराजमान है। कहां पर, समुद्र के तल में। तो अहिर्बुध जो है वो बेनेफिक सरपेंट कहा गया है, जो बारिश लाते हैं, जो धन धान्य को उपज करने के लिए जिस प्रकार की वर्षा की आवश्यकता होती है वो बरसाते हैं। इसका अर्थ है कि जब हमारे जीवन में अहिर्बुद्ध इनकी अगर अनुकंपा होती है तो ग्रोथ आएगी, मतलब ये जो राहु है ये हमें ग्रोथ देने वाले भी हैं। ये हमें, क्योंकि देखिए राहु किसे दर्शाते हैं, पर्पस को, ग्रीड को। सुबह उठने के बाद में अगर आपको पर्पस ही नहीं रहेगा, ग्रीड ही नहीं रहेगी, तो क्या ये जीवन जीने का कोई औचित्य है, नहीं है ना। तो जब ये नक्षत्र, इस प्रकार के नक्षत्र का गोचर आता है तो वो आपको ग्रोथ देने के लिए आ रहा है। हाँ, अब ये ग्रोथ कौन सी है, ये ग्रोथ आपके करियर की है, आपके शारीरिक ग्रोथ है। किस एज ग्रुप पे ये नक्षत्र जब गोचर कर रहा है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उसके अनुसार उसका फल मिलने वाला है। 5 साल के बच्चे के लिए वो डेवलपमेंट के लिए कारक होगा, अलग अलग प्रकार की। पर अगर वही अगर 50 साल का व्यक्ति है तो उसके लिए वो किस प्रकार की ग्रोथ देगा, वो मेंटल ग्रोथ देगा, आपकी सोल की ग्रोथ, इवोल्यूशन देगा, करियर की ग्रोथ देगा, मटेरियलिस्टिक रूप में भी ये ग्रोथ देगा। अब देखिएगा, हम इसका सबसे ज्यादा परिणाम किसके ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आपका आपकी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है तो ये गोचर आपको परिणाम देने वाला है सबसे ज्यादा। वही अगर आपकी शनि की दशा चल रही है, शनि में राहु चल रहा है, राहु में शनि चल रहा है, या कोई भी दशा में शनि या राहु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अगर चल रही है तो भी ये नक्षत्र गोचर जो है राहु का वो बहुत परिणामकारक होगा। अब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र शनि का है। अब शनि के जो दूसरे दो नक्षत्र हैं, शनि के जो दूसरे दो नक्षत्र हैं वो कौन से हैं, अगर हम उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से पीछे जाते हैं तो अनुराधा आया, और कर्क राशि में पुष्य आया। अनुराधा कहाँ आ रहा है, वृश्चिक राशि में। 4, 8 और 12 ये ट्राइन जो है, त्रिकोण जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, राइट। और जब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे तो वो शनि के दूसरे दो नक्षत्र उस राशि के भी एक्टिवेट करेंगे। मतलब कर्क राशि में जिसका भी लग्न पुष्य नक्षत्र का है, या जिसकी भी राशि पुष्य नक्षत्र की है, तो भी उनके लिए इम्पैक्टफुल होगा। उसी प्रकार से जिनका लग्न नक्षत्र अनुराधा है या जन्म नक्षत्र अनुराधा है, उनके लिए भी ये गोचर बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि ट्राइन एक्टिवेट हो रहा है। अब ये ट्राइन आपकी पत्रिका में कहां पड़ता है उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। ट्राइन जब एक्टिवेट होता है तो बहुत ऑस्पिशियस चीजें मिलती हैं, याद रखिएगा। हाँ, परंतु ये मोक्ष त्रिकोण अगर है आपकी पत्रिका में, मतलब ये मेष लग्न के लिए, तो क्या करने वाला है, ये कहीं ना कहीं मोक्ष, कोई ना कोई चीजें छोड़नी है, किसी न किसी चीजों को त्याग करना है, कोई चैप्टर एंड होने वाला है, कोई चैप्टर नया शुरू होने वाला है, कोई चीज या कोई स्थिति पूरी तरह से विध्वंस होकर नया रूप लेने वाली है, इस प्रकार की संभावना हो सकती है।
अब देखिए, जिनके भी शनि अगर आत्मकारक ग्रह हैं, तो भी उनके लिए क्या होगा, ये गोचर बहुत परिणामकारी होगा। अब हम सीधे चलते हैं और देखेंगे प्रत्येक लग्न राशि के लिए और जन्म राशि के लिए ये जो नक्षत्र गोचर है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का, ये किस प्रकार से प्रभावी होगा। ठीक है, लग्न राशि से जब आप नक्षत्र गोचर देखते हैं तो ये आपके शारीरिक रूप पे, आपके शारीरिक ऑर्गन्स पे या इसके ऊपर इसका परिणाम है। ठीक है, क्योंकि लग्न राशि आपका इंटेलिजेंस भी है और शरीर भी है, आपका अस्तित्व भी है। चंद्र राशि या चंद्र नक्षत्र से अगर आप ये गोचर देखते हैं तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों ही राशियों से, लग्न राशि और जन्म राशि के अनुसार इस नक्षत्र का गोचर देखना है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जहां पे आपकी मीन राशि स्थित है वहां देखिए कि कहाँ क्या क्या चीजें बन रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न के लिए ये जो गोचर है ये व्यय भाव में हो रहा है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में राहु का। अब कौन सा ट्राइन एक्टिवेट होता है, 4, 8 और 12 ये भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। मेष लग्न के जातकों के लिए विदेश यात्रा का योग बनता है। मेष लग्न के जातकों के लिए उनके खर्चे बढ़ सकते हैं, उनका घर से दूर जाने का योग बनता है। जो भी आपकी नींद में आपको ऐसे स्वप्न आने का भी योग बनता है जहां पे आपको आपके पितृ कहीं ना कहीं गाइड करने वाले हैं। क्योंकि राहु जब व्यय भाव में होते हैं तो वो जो हमारे पितृ, मतलब जो हयात में जो पितृ हैं वो नहीं, मतलब जीवंत पितृ हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट जो जीवित नहीं हैं, जो होकर गए हैं, उन पितरों के दर्शन होना, वो पितृ कुछ ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। पानी मांगते हुए दिखे तो समझ लीजिएगा कि आपको कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। कोई ना कोई इमोशनल ऐसी बात है या कोई कार्य है जो आपने पूर्ण नहीं किया है। पानी मांग रहे हैं तो पैसों से संबंधित भी कुछ ना कुछ कार्य हो सकता है। अब राहु जब 12वें भाव में है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, और बुध ने इसका स्वामी है, तो नाग से संबंधित भी कोई ना कोई स्वप्न आपको आएगा, या इससे संबंधित जब स्वप्न आता है और वो क्या आपको दर्शा रहा है वो तो स्वप्न के रूप से ही, स्वरूप से ही समझ में आ सकता है। इसे किस प्रकार से नोटिस करें आप, तो किस वक्त आ रहा है समय आपको नोटिस कर लेना चाहिए। किस दिन आ रहा है, उस दिन तिथि क्या थी, क्योंकि अमावस्या लेकर पूर्णिमा ये किस तिथि पे पड़ता है उसके ऊपर भी आपको बहुत कुछ बताया जा सकता है कि कौन सी, किस प्रकार का ये स्वप्न है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ये आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करने वाला है, कि आपको क्लूज है या आपको डेजावू हो रहा है। ठीक है, अब ये नक्षत्र का गोचर जो है ये आपकी नींद को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। ये नक्षत्र का जो गोचर है ये कहीं ना कहीं आप में थोड़ी कंजूसी बढ़ा सकता है, ये याद रखिएगा। अगर हम इस नक्षत्र की बात करें तो स्वामी शनि है, इसलिए लाभ और कर्म से संबंधित सारे घटनाक्रम होने वाली हैं। कब से, 5 जुलाई से लेकर 25 फरवरी तक, अगले साल तक। मतलब आप जैसा कर्म करने वाले हैं उसके अनुसार आपको फल का या लाभ की प्राप्ति होगी, ये याद रखिएगा। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ये गोचर कहां हो रहा है, ये उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर, इसका अर्थ है कि आपका कौन सा ट्राइन एक्टिवेट होता है, काम त्रिकोण। काम त्रिकोण जब एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले तो कामासक्त होना इसकी क्या बढ़ जाती है, इसकी ज्यादा पॉलिसी, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटी जब काम आसक्त होने की बढ़ती है, क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो उस काम त्रिकोण में, मतलब वृषभ लग्न के जातकों के लिए काम त्रिकोण कौन सा हुआ, तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11, मतलब जहां पे कर्क राशि, वृश्चिक और 12वीं राशि है, मीन राशि है, और वहीं पे अभी अभी लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है फिलहाल। मतलब हम अभी 25 जून की बात कर रहे हैं। तो काम त्रिकोण जब लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, ये जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, आप अपने स्त्री के साथ में, अपने पति के साथ में, अपने
अपने पार्टनर के साथ में जितनी भी प्रकार से चीजें कर सकते हैं, कुल टुगेदर साथ में आके चीजें कर सकते हैं, उससे क्या होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वो सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकती है, घर के काम भी हो सकते हैं, और वो साथ में मिलकर किसी ज्ञान को अर्जित करना ये भी हो सकता है, और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब राहु जब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है तो ऐसा कॉन्टैक्ट सर्कल आएगा, ऐसे क्षेत्र से लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे जो नागलोकों से हैं। अब नागलोक अगर कहीं जाए तो कहाँ, इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी या हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। अगर हम बिहार का क्षेत्र कहें जहां पे भी नाग देवता की पूजा ज्यादा होती है, वहां से कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, किसी का संबंध आना और किसी न किसी प्रकार की कोई चीजें अधूरी बची हुई जो है उसे पूर्ण करने का अंदेशा मिलना और वो चीज होने की संभावना है। तो आपको भान में रहना है, कॉन्शियस रहना है इस चीज को पूर्ण करने के लिए। राहु जब इस नक्षत्र में है तो वो ये भी दिखाते हैं कि इस प्रकार का कॉन्टैक्ट सर्कल मिलने वाला है कि भाई राहु है देखिए, तो पहले आपको क्या देंगे, वो ऐसे व्यक्तियों से जोड़ेंगे जो आपकी गूढ़ विद्याओं में जो इंटरेस्ट है, साधनाओं में इंटरेस्ट है, परा विद्या में जो इंटरेस्ट है, उन सब चीजों को बढ़ाने के लिए, उन सब चीजों को समझने के लिए ऐसे मित्र की प्राप्ति या ऐसे कॉन्टैक्ट की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपका ये ज्ञान बढ़ेगा, लाभ होने की संभावना है। अब ये लाभ कैसे आएगा, भाग्य भाव के स्वामी है शनि, जो इस नक्षत्र के स्वामी है। इस नक्षत्र के स्वामी भाग्य भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि शनि रूप में जो भी व्यक्ति आपके आसपास है, मतलब आप अपने घर में जो आपकी बाइयां हैं या मेड सर्वेंट है, उनसे अगर आप सही प्रकार से संबंध बना के रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अपेक्षा रहित उनके साथ में कर्म करते हैं, तो आपको भाग्य की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए देखिए, राहु का ये नक्षत्र गोचर जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, ये कहाँ हो रहा है, दशम भाव में। दशम भाव में जब नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा आता है तो ये आपका ट्राइन कौन सा एक्टिवेट करता है, ये अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण इसका अर्थ है कि ये पूरा गोचर, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें अर्थ क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, किसी के कहने पे कर रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, घर में लोग हो, बड़े लोगों की बात मानना हो या छोटे बच्चे हो, किसी की भी आपके कान में जो भी चीजें सुनाई दे रही है उसका अर्थ क्या है, उसे समझने की कोशिश करिए, वो उसके ऊपर मंथन करिए और फिर उसके ऊपर कार्य कीजिएगा, तभी आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट होकर आपको अर्थ की, अर्थार्जन की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसे ही समय से, ऐसे ही लोगों से जब आपको चीजें सुनाई देगी तो वो आपको पैसे अर्न करने का मार्ग भी कहीं ना कहीं देगा। द्वितीय भाव कुटुंब का है और छठवां भाव जो क्या है, पेंडिंग कर्म का है। इसका अर्थ है कुटुंब, पेंडिंग कर्म और दशम, ये एक्टिवेट हो रहा है। अर्थ त्रिकोण ये भी दर्शाता है यहाँ पर आपके लिए, मिथुन लग्न के लिए, कि आप कुटुंब से मिलकर या कुटुंब के साथ में कोई ऐसी चीजें हैं जो आपने करी नहीं है, मतलब आपके कुल देव की पूजा हो सकती है, आपके कुटुंब के साथ में आपको कोई ऐसी यात्रा करनी बाकी थी जो आपने कही थी। जैसे बच्चे होने के बाद में हम मन्नत मांगते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं, तो वो चीज पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों को पूर्ण करते हैं तो आप अपने कर्म को पूर्ण करते हैं, पेंडिंग कर्म को पूर्ण करते हैं और वहां पे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो अगर ये चीज करते हैं, ऐसा कोई क्लू आता है तो जरूर उसे पूर्ण करिएगा। दशम भाव का राहु आपको अगेन विदेश यात्रा में भी ले जाने के लिए सक्षम है, तो यहाँ पे वो यात्रा भी दे सकता है। ये राहु आपको कहीं ना कहीं कुछ धोखा भी दे सकता है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है तो, क्योंकि ऐसा सरपेंट है, ये शेष नाग कहा गया है, ऐसा सरपेंट सरपेंट है कि जो जिसकी बहुत सारे फनी हैं, हजार फनी हैं, मतलब हजारों आंखें, हजारों फनी आपके ऊपर लग सकती हैं अगर आप गलत कृत्य करते हैं तो। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए ये भाग्य भाव में हो रहा है। कर्क लग्न के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि भाग्य भाव में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का राहु में गोचर हो रहा है, जो आपके लग्न को
पंचम को और भाग्य को एक्टिवेट करता है, धर्म को एक्टिवेट कर रहा है। धर्म त्रिकोण जब एक्टिवेट होता है नक्षत्र गोचर से, तो सबसे पहले धर्म संगत काम करना है। आपके मन में अगर दैत्य विचार आते भी हैं तो भी आपको धर्म संगत ही कार्य करना है। इस चीज को आप पकड़ के चलिए सबसे पहले। भाग्य भाव में इस गोचर का आपको फल ये भी मिलेगा कि कर्क लग्न के जातक बहुत सारे जितने भी उच्च शिक्षण की प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं उनको भी अच्छा ये योग है। बाहर जाने का भी योग है आपके लिए। भाग्य किससे एक्टिवेट होगा? जब आप ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हैं जहां पर जैसे अब ये शेषनाग जो है ये किसके वाहन है या इस पे कौन विराजमान है? विष्णु जी। तो हरिद्वार जहां पे नारायण शिला है, या हम जो भी विष्णु के स्थान हैं, ठीक है, जैसे नेपाल में है जो एक लेटे हुए विष्णु है जो काले मूर्ति से बने हुए हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद अगर मुझे याद आया तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करूंगी। ऐसी जगहों पे जाने के लिए अगर आपको अगर मिलता है, यात्रा अगर होती है तो जाइए और जरूर जाकर वहां पे दर्शन कीजिए और वहां पे अनुकंपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है अब से। क्योंकि ये गोचर आपको भाग्य से बहुत सारी चीजें आपको लेकर आने वाला है, आपके पूर्व पुण्य को एक्टिवेट करने वाला है। और वो एक्टिवेट करने के बाद में आपको अष्टम भाव से भी वृद्धि देगा, और सप्तम भाव मतलब आपके बिजनेस में या आपके पार्टनरशिप में या आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख में चीजें देगा। ये गोचर आपके लिए शुभ है। सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है ये अष्टम भाव में है। वैसे भी अष्टम भाव में जब राहु आते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति रिसर्च में जाता है, या व्यक्ति गूढ़ विद्याओं के पीछे भागता है, या व्यक्ति तांत्रिकों से कर्म करवाता है, या तांत्रिक होकर अब खुद कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है। राहु जो है वो ऐसी चीजों को दर्शाता है जो स्ट्रेंज है, और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है। अगेन यहाँ पे अहिर्बुध इनके देवता हैं, तो ये इस प्रकार के शेषनाग सहस्त्र फनों को दिखा रहे हैं, राइट। तो ये दिखाते हैं कि अष्टम भाव से जो कॉन्स्पिरसी का है, जो निज दोषों का है, इस गोचर में शायद ऐसी ऐसी चीजें आपको अपने बारे में पता चले जो शायद निज दोषों को भी एक्टिवेट करती हैं, या आपको उन दोषों से निकालने के लिए 100 तरीके या 1000 तरीके भी बताती हैं। तो आपको अपने नाक कान आपके सेंसेस खड़े रखने हैं। वन, उसके बाद में ये गोचर क्या कर सकता है कि आपको अभी तक के जीवन में जो भी आपने घटनाक्रम करने के लिए कोई चीजें नहीं करी हैं और आपने सारे मार्ग अपना लिए, फिर भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वो समय है जब आप अपने घर के कुल देव, कुल देवी, उग्र देवी हो सकती हैं, ऐसी देवी हो सकती हैं जो तामस हैं, उनकी आराधना, उनसे संबंधित जो भी पूजा पाठ या उनसे संबंधित जो भी रिचुअल अगर आपके लीनिएज में चला आ रहा था, जो आपके यहाँ छोड़ दिया गया है, वो महाकाली हो सकती हैं, दुर्गा हो सकती हैं, छिन्नमस्ता हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो जब अगर इस प्रकार के देवी देवता, कुलदेव कुल देवता, ग्राम देव ग्राम देवी, इस प्रकार के किसी भी चीजों को अगर करना बाकी है तो वो ये चीज कंप्लीट करिए इस गोचर में। तो आप अपने प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए अग्रसर होते हैं। अब देखिए कन्या लग्न के लिए बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए सप्तम भाव में है राहु। सप्तम भाव जितने भी लोगों से आप बात करते हैं, आप लोगों के साथ में कैसे हैं उसको दर्शाता है। और वहां पे राहु का नक्षत्र गोचर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में होना ये दर्शाता है कि ये वो समय है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको ज्ञान देने वाले हैं, जो आपको सलाह देने वाले हैं, बिन मांगे सलाह देने वाले हैं, और वो आपके हित में भी रहेंगे। परंतु आपको सही तरीके से सुनना है, जो चीजें ग्रहण करनी है वो ग्रहण करनी है, कुछ चीजें छोड़ देनी है बिना रिएक्ट करें। ये गोचर आपके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेके आता है कि आप ऐसे लोगों से, ऐसे जगहों पे कनेक्ट होने वाले हैं जिन जगहों पे आपने पहले कभी काम नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क में आ सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे स्थान से कोई व्यक्ति मेरे साथ में जुड़ सकता है।
अब वो स्त्री के रूप में भी जुड़ सकती हैं, वृद्ध व्यक्ति के रूप में भी जुड़ सकती हैं, या एकदम अपरिचित भी हो सकता है। परंतु ये क्यों, उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। अचानक से ऐसा कोई चैप्टर आपके जीवन में ओपन हो सकता है जिसके कारण आपको क्या होगा, आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होने के लिए आपको मदद मिलेगी, और यही आपके पूर्व पुण्य को भी एक्टिवेट करेगा। ये गोचर कहीं ना कहीं आपको विद्या के लिए भी बहुत अग्रसर करेगा, विद्या प्राप्ति के लिए, आपके स्किल सेट बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। अब अगर हम तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके पेंडिंग कर्म के भाव में हो रहा है। पेंडिंग कर्म के भाव में राहु का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर होना, शनि के नक्षत्र में गोचर होना, पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त करता है, क्योंकि शनि कर्म करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। अब ये कौन सा ट्राइन एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए, ये हो रहा है अर्थ त्रिकोण। अब अर्थ त्रिकोण अर्थात द्वितीय, दशम और षष्ठ, मतलब तुला लग्न के जातकों के लिए अगर आप पेंडिंग कर्म को पूर्ण करते हैं, मतलब आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, या पिछले 10-12 साल से किसी चीज को लेकर आप सोच रहे हैं वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, या आपके आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपसे डिमांड करते हैं कि ये चीज करने के लिए हमारे साथ चलो, या आपका सपोर्ट चाहिए, और आप बहुत समय से टाल रहे हैं, तो करिए उस चीज को। ये वो समय है कि जब आपके जो हेल्पर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपकी जो बाइयां हैं या मेड्स हैं, उनसे उनको अगर आपकी कोई मदद चाहिए और बहुत समय से आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, तो वो पूर्ण करिए, क्योंकि पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी रूप से आप उस चीज को दे रहे हैं, और देने से वो चीज खत्म हो जाती है, देने से वो चीज हिसाब चुकता हो जाता है। और जब जैसे ही आप ये चीज कर देते हैं तो अर्थ त्रिकोण मतलब अर्थ की प्राप्ति होती है, और वो अर्थ मतलब आपको मीनिंग भी समझ में आता है कि क्या था। और यहाँ पे अर्थ त्रिकोण अर्थात धनार्जन की भी प्राप्ति होती है, उसके मार्ग ओपन हो जाते हैं, जहां पे भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस हट जाते हैं। ये राहु आपको जॉब चेंज के लिए भी, सडन जॉब चेंज के लिए भी क्या कर सकता है, प्रवृत्त कर सकता है। ये राहु आपको क्या कर सकता है, ये राहु आपको ऐसे लोगों के साथ में काम करने के लिए बाध्य कर सकता है जिनके साथ में आपको इच्छा नहीं है काम करने की, परंतु आपको काम करना पड़ेगा। ये राहु आपको बाहर भी ले जा सकता है, विदेश यात्रा के लिए भी ये लेके जा सकता है। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर जो है कहाँ हो रहा है। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में राहु का होना ये वो सही समय नहीं है कि अगर आप कंसेप्शन के लिए जाते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के संतति के विचार के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा समय रुक जाइए, क्योंकि इस समय ऐसी कोई घटनाक्रम के लिए आगे बढ़ना क्या कर सकता है, प्रारब्ध से संबंधित ऐसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आएगा जो आपके घर में पूर्वज जन्म लेकर आ सकता है, या आपके कोई ऐसे गलत कर्म है जिसके कारण ऐसी संतति की प्राप्ति होना, या ऐसा कुछ न कुछ एनॉमली होना, इसकी संभावना बनती है। वही अगर राहु की अगर हम बात करें, बहुत सारे पंचम भाव है, देखिए ये कौन सा भाव है, ये धर्म त्रिकोण है। अगर आप धर्म संगत नहीं बात करेंगे, धर्म संगत अगर आप बर्ताव नहीं करेंगे, आप अगर प्रेम संबंध में हैं, आप प्रेम रोमांस में हैं, अफेयर में हैं, और अगर आपने सही प्रकार की प्रिकॉशंस नहीं यूज करी, तो आपको यहाँ पे कंसेप्शन या प्रेगनेंसी होने के चांसेस दिखाई देते हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, परंतु उसे अवॉइड करना बहुत गलत कर्म होगा, जिसकी शिक्षा आपको बाद में मिलेगी। तो ऐसा कर्म ही मत करिए जिसको करने के बाद आपको वह अलग पाप कर्म करना पड़े, ऐसा कर्म करना पड़े जिसका भुगतान आपको आगे चल के देना पड़े। तो यहीं पे कॉशियस हो जाइए, यहीं पे सचेत हो जाइए। राहु जब पंचम भाव में है और दशम चतुर्थ भाव में शनि है, तो वो क्या दर्शा रहे हैं कि वृश्चिक लग्न के लिए अभी मानसिक तौर पे और बौद्धिक स्तर पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट कहिए, डिप्रेशन कहिए, बुद्धि में हेर फेर कहिए, या फिर झट से बुरा लगना, डिप्रेशन में जाना, ये सब चीजें भी चल सकती हैं। परंतु ये गोचर जब नक्षत्र का जो नक्षत्र दिखाता है, वो दिखाता है कि जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसका कारण ढूंढिए।
वो कारण आप ढूंढ के उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको इस नक्षत्र गोचर में इतने मोती प्राप्त होंगे, इतने अच्छी चीजें प्राप्त होंगे कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बच्चों को लेकर अगर आप यहाँ पे चिंतित हैं, तो ये गोचर जो है, आप अपना यहाँ पे कर्म करिए, आप उन्हें उतना बीज देकर जाइए, ग्रोथ अपने आप होगी आगे चलकर। धनु लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में जब राहु आते हैं, पराशर ऋषि कहते हैं कि चतुर्थ भाव का राहु सर्प योनि से इस व्यक्ति को दिखाता है। तो जिसके अब धनु लग्न के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में राहु आ रहे हैं, तो वो ऐसी चीजों को एक्टिवेट करते हैं। और मान लीजिए वहीं भी अगर आपका राहु है, तो वो आपको चांस दे रहे हैं, क्योंकि ये गोचर आपके लिए 18 साल बाद आया होगा अगर आपका राहु वहीं पे है तो वो चांस दे रहे हैं कि जो किसी जन्म में अगर आप सर्प लोक से रहे हैं, सर्प योनि से रहे हैं, तो उससे संबंधित जो दुष्कृत्य किया था उसे संपूर्ण करें, उसे पूर्ण करें, उसका पेनेंस करें, उसके ऊपर कार्य करें। क्योंकि नक्षत्र गोचर भी कौन सा है, अहिर्बुध्य, जो डिवाइन सर्पेंट है। तो वो दर्शाते हैं कि यहाँ पे वो आपको क्लू देने वाले हैं कि उस कार्य को पूर्ण करें। क्योंकि आपके पेंडिंग कर्म में गुरु आ चुके हैं, और गुरु जब पेंडिंग कर्म में आते हैं तो वो आपको ऐसे लोगों से, ऐसे जगहों पे लेके जाते हैं जहां पे आप पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त होंगे। और यही वो राहु का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर है, जो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, उस शिक्षा को पाने के लिए, उस दंड को भोगने के लिए भी आपको बाध्य भी करेगा, और आपको भोगना भी चाहिए। ये करने से क्या होगा, सुखों की प्राप्ति होगी। ये करने से क्या होगा, पेंडिंग कर्म पूर्ण होगा। ये करने से क्या होगा, भाग्य की प्राप्ति होगी। ये सब चीजें जब होती हैं तो पत्रिका शुद्ध होती है, और पत्रिका शुद्ध होने के बाद में जीवन सफल होने लग जाता है। मकर लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके तीसरे भाव में। पराशर ऋषि कहते हैं कि जब तीसरे भाव में राहु आता है, तो जो सौभाग्यवती स्त्री आपके साथ चल रही है, क्योंकि राहु को सौभाग्यवती स्त्री कहा गया है जब ये तीसरे भाव में है। पराशर ऋषि की अ, पराशर ऋषि ने इस सूत्र को बताया है। अब जब तीसरे भाव में राहु है, तो सबसे पहले वो सारे राहु युक्त पराक्रम करने के लिए आपको बाध्य कर देगा। जो आपने नहीं करे हैं, जो आप नहीं करना चाहते हैं, या जो आपने सोचे नहीं होंगे, ऐसा पराक्रम आप कर जाएंगे इस पूरे टाइम पीरियड में। अब ये राहु जो है वो क्या दर्शाता है कि भाई, जो वो सौभाग्यवती स्त्री चल रही है ना साथ में, उसे सबसे पहले आप मार्गस्थ करें। मतलब अगर वो आपके साथ में है, उसे बाइज्जत विदा कीजिए। उसके लिए जो विधियां होती हैं वो विधि कीजिए, सही प्रकार से पत्रिका को दिखवाइए, और उसे मार्गस्थ करने का रिचुअल या जो कारण है उसे पूर्ण करिए। एक दूसरा जो है वो राहु क्या दर्शाता है कि राहु पराक्रम में इस प्रकार का पराक्रम दिखाता है, या इस प्रकार की चीजें देता है जो और है। क्योंकि पहला काम त्रिकोण है, पहला काम त्रिकोण होने के कारण कुछ ना कुछ ऑडनेस आएगी काम त्रिकोण को, या काम युक्त चीजों से संबंधित भी। सिबलिंग्स के साथ में बचा हुआ कोई अगर कर्म है, वो भी पूर्ण करने का चांस आपको मिलता है। ये वो समय है कि जब तीसरे भाव में, मतलब आप अपने सिबलिंग्स के साथ में, आप अपने नेबर्स के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो कार्मिक हैं, जो कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे कोई अनुभव आते हैं तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर ये राहु जो है आपको तंत्र करने के लिए, आपको ऐसी इस प्रकार के क्षेत्र में, मतलब कोई ना कोई विच रिचुअल या पितृ कर्म करने के लिए, या घर के में पूजा पाठ नहीं कहूंगी, जो आपकी पत्रिका से संबंधित कर्स हैं या दोष हैं, उनको निवारण करने के लिए भी आपसे परिक्रमा पराक्रम करवाएगा। और अगर वो वैसी स्थिति बनती है तो जरूर उसे पूर्ण कीजिएगा। ठीक है। अगर हम कुंभ लग्न की बात करें, तो कुंभ लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में जब राहु आते हैं तो व्यक्ति झूठ बोलने लग जाता है, व्यक्ति मदिरा पान करने लग जाता है, टॉक्सिकेशन के आहार जाता है। मतलब निकोटिन का उपयोग करना, मतलब सिगरेट या किसी न किसी प्रकार का नशा करना, इसकी भी आदत हो सकती है, इसका भी परिणाम आ सकता है। ये राहु जो है ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, और वो क्या दर्शाते हैं कि जो टॉक्सिकेशन, मतलब नशे में आकर जो चीजें या घटनाक्रम होती हैं, उससे संबंधित
ऐसी कोई घटनाक्रम करने के कारण आपके परिवार में आपका मान सम्मान खोना, इसकी इसका एक इवेंट देते हैं, या इस प्रकार की घटनाक्रम हो सकती है। दूसरे भाव में जब राहु है तो वो अलग अलग प्रकार की भाषाओं को भी दर्शाते हैं। अब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है तो शनि का नक्षत्र है, और शनि आपके लग्नेश हैं, लग्न भाव में बैठे हुए हैं। मतलब ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वाणी से, आपने अपने कर्मों से अगर किसी व्यक्ति, क्योंकि राहु अगर हम कहें तो राहु से मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, या बोलने वाली विद्या, या जो ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, या जो सडनली आपको अपना भविष्य बताकर चले जाते हैं, या गुरु होते हैं, या अघोर होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये सारे इस जगह पे दिखाई देते हैं, या इस भाव में जब ये राहु आते हैं तो दर्शाते हैं कि इनसे संबंधित अगर कुछ गलत कृत्य किया है तो क्षमा मांग लीजिए। क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को अगर अगर ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है तो अगर वो चीज आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके धन की हानि होगी, आपके ऐश्वर्य की हानि होती है, क्योंकि उसका दंड मिलता है। अगर विपरीत स्थिति है, मान लीजिए किसी किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको 18 साल पहले, कुछ 9 साल पहले अगर ऐसी कोई घटनाक्रम या कोई ऐसी चीजें बताई हैं तो अचानक से क्लिक होंगी, और आप अभी वो चीज करेंगे वो चीज। और उससे क्या प्राप्त होगा, कुटुंब की कुटुंब की वृद्धि हो सकती है, मतलब कुटुंब में और अच्छी खुशियां आ सकती हैं, या फिर धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे सडन इवेंट्स हैं, याद रखिएगा। ये नक्षत्र गोचर आपको सडन इवेंट्स देने वाला है। ये नक्षत्र गोचर कार्मिक इवेंट्स भी देने वाला है। कार्मिक इवेंट मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या जो पुराना बचा हुआ हिसाब किताब है वो वापस से सामने आ सकता है। अगर वो सामने आता है, ऐसे विचार अगर आपको आ रहे हैं तो उसे पूरा कर लीजिए। वो चैप्टर सही तरीके से रिस्पेक्टफुली क्लोज कीजिए, वो चांस है आपके पास में। ठीक है। अगर हम मीन लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ है, खुद लग्न भाव में है। लग्न भाव मतलब धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। धर्म त्रिकोण एक्टिवेट होता है तो धर्म संगत कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म संगत कार्य नहीं करते हैं क्योंकि विचार आपको अधर्मी आने वाले हैं। क्योंकि विचार अगर आपको अधर्मी आते भी हैं तो भी ये नक्षत्र गोचर जो अहिर बुध ने इनके देवता हैं वो क्या दर्शाते हैं कि भाई, आप नॉर्मल अगर मोबाइल देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं और रील्स देख रहे हैं, आप सर्फिंग कर रहे हैं, तो आपको सर्पों से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, क्लिप दिखाई दे रहे हैं, चीजें कोई लोग बोल रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें आपके कान में पड़ रही हैं। क्या कान में पड़ रही है, ध्यान से सुनिए उसे। और जो आपको ध्यान, कुछ शब्द हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, वो बार बार रिपीट होंगे सामने, और वो आपको कुछ ना कुछ दर्शाने वाले हैं। हाउस नंबर हो सकता है, लेन नंबर हो सकती है, आपका लाइसेंस प्लेट हो सकती है, पर वो कुछ ना कुछ है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ मेन घटनाक्रम। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस प्लेट है तो वो वाहन हुआ, वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम। हाउस नंबर दिखाई देता है, या आप चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और ट्रक के ऊपर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई दिखाई देती है, सामने बड़ा व्हीकल है तो कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसा कथन दिखाई देता है, और वो याद रह जाता है, और 2 दिन बाद वापस से क्लिक होता है कि यार ये घटनाक्रम ऐसी है, ये मुझे पहले ही मैंने पढ़ लिया था, मतलब मुझे सचेत कर दिया गया था पर मैंने सचेत नहीं हुआ या नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको वो जो ये नक्षत्र गोचर जो है वो क्या कर रहा है, सचेत कर रहा है। ये क्योंकि क्योंकि ये शनि कौन है, ये शनि आपके व्यय भाव के स्वामी है, नुकसान के खड्डे के स्वामी है, विदेश यात्रा के स्वामी है। और यही वो शनि है जो आपको क्या देने वाले हैं, नींद में ऐसे क्लूज भी देने वाले हैं। और ये आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। इसलिए ये सारा जो गोचर या ये सारी चीजें जो होंगी आपके साथ में, या तो वो नुकसान देने वाली होंगी या फिर लाभ देने वाली होंगी, और वो आपके सामने पड़ रही हैं, तो उसे समझ लीजिए, उसे समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, पत्रिका दिखवाइए अगर आपको जरूरत लगती है तो। ये गोचर आपके लिए किस प्रकार से काम करेगा कि धर्म संगत होकर आपको निर्णय लेने हैं, धर्म संगत होकर आपको विचार रखने हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तो ये नुकसानदेह हो सकता है लॉन्ग टर्म में। इस प्रकार से इस राहु के नक्षत्र गोचर को हमने समझा और जाना कि कैसे फलित आपको प्राप्त होंगे इस पूरे
इन सभी महीनों में, है ना। जुलाई से लेकर अगले फरवरी तक ये नक्षत्र गोचर रहने वाला है राहु का, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। और इसी के साथ साथ मैंने शुरुआत में जो वेद मंत्र कहा है उसका भी आप पठन कर सकते हैं, जो यजुर्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम देखें कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है, इनके जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो आराध्य पेड़ है वो कौन सा है? नीम। नीम का पेड़, नीम की जो नीम के पेड़ के तो हम सभी जानते हैं कितने फायदे हैं। नीम की जो पेड़ की डंडियां होती हैं उसे दातुन के रूप में यूज किया जाता है। नीम का जो पाला है, मतलब जो लीव्स हैं उसका औषधीय रूप में कितना कितने प्रकार से यूज किया जाता है आप सभी जानते हैं। मच्छरों को भगाने के लिए, या फिर स्किन की डिसीजेस को, जैसे चिकन पॉक्स होता है तो नीम के पत्तों से पानी में डालकर नहाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नीम के फूल जो होते हैं, गुड़ी गुड़ी पाड़वा जब होता है ना, तो उस वक्त उस फूलों का जो सफेद रंग का जो भाग होता है उसे ग्रहण किया जाता है गुड़ के साथ में। और ऐसा कहा जाता है कि वो साल भर में जितनी भी प्रकार की जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं उसको वो दूर रखता है। इसका अर्थ है कि नीम से संबंधित जो भी आपको पेड़ या उसकी जड़ या उसके उसकी पत्तियां जो भी मिलती हैं वो आप इस गोचर में अपने आसपास यूज करते हैं या आसपास रखते हैं, या उसकी जड़ रखते हैं, या उसकी जड़ धारण करते हैं, या नीम के पत्तों का प्राशन करते हैं, वो किसी न किसी रूप से आपको इस नक्षत्र का अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उससे आपको बचाव हो सकता है। अगर कोई ऐसी वायरस है, या वायरल जब होता है, या मान लीजिए कोई कोई इंसेक्ट अगर काटता है, इन सब इस प्रकार के नक्षत्र के पेड़ के चीजों को अगर आप यूज करते हैं या अपने पास में रखते हैं तो आप इन सब चीजों से बचाव में रहते हैं। ठीक है। शनि इनके आराध्य देव हैं, है ना। तो आप शनि का मंत्र जप कर सकते हैं, राइट। शनिवार का उपास कर सकते हैं। आप शनि मंदिर में जाकर सही प्रकार से जो शनि की पूजा होती है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस नक्षत्र की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसे कम कर सकते हैं। नाम जप या मंत्र जप सबसे उत्तम होता है, क्योंकि आप वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। वो कहीं भी बैठ के मानस रूप से भी कर सकते हैं। नदी किनारे, पानी के किनारे पे, मंदिर में जाकर या शमशान में जाकर बैठने पर, खास करके शनिवार को अगर तो भी करते हैं तो भी क्या होगा, इस गोचर का फल आपको अच्छा प्राप्त होगा, या आपकी मानसिक स्थिति आपको पीसफुलनेस जरूर प्राप्त होगी। एक और चीज याद रखिएगा, जब आप दुर्जन स्थान पर जाकर अगर कोई विधि करते हैं या कोई इस प्रकार का मंत्र जप करके आते हैं तो घर आकर नहाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दुर्जन स्थान पर ऐसे जीव, ऐसे शक्तियां वास करती हैं जो हमेशा पॉजिटिव नहीं होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अगर हम भगवान जी को पॉजिटिव, मतलब भगवान तो पॉजिटिव है ना, तो अगर हम उनको मानते हैं, उनको सामने रखते हैं, उनको पूछते हैं, तो उन्हीं का जो दूसरा रूप है नेगेटिव, उसे भी मानना और उसे भी, उनसे भी सचेत होकर रहना बहुत जरूरी है। मैं आशा करती हूँ कि राहु का जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर है आप सभी के लिए बहुत शुभकारक हो। आपके जो भी अनुभव होते हैं आप जरूर वीडियो के सेक्शन में आकर साझा कीजिएगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और यहीं पे इस वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। और जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। मुझे आप लिख सकते हैं कि कौन सा वीडियो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक मुझसे सुनना चाहते हैं। और